Welcome back to class 10th. Good morning, student. We continue with our topic chemical reaction and its equation. That is the first topic. It's near about to completion, and before going onwards, I would like to summarize once again so that you can remember, and you might have also able to practice. Uh, so let us see the once again what is the chemical reaction. So any material, any matter that change into new products, so this is due to the chemical reaction, and this chemical reaction has to be represented in short form. तो आसपास जो भी रिएक्शन होती है, जो भी मटेरियल बदलता है, तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है और उसको हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है. तो केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है. और जब ये केमिकल रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो उस समय की फिजिकल कंडीशन क्या है, और सभी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसको हम सिम्बॉलिकली लिखते हैं. द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस so that the number of the atoms of each type involved in the chemical reaction are the same on the reactant and the product sides of the equation. Equation must always be balance. Equation इसी का नाम पड़ा है कि इक्वल रहे दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. तो जितने एटम एलिमेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही राइट हैंड साइड में रहना चाहिए. वहाँ इक्वल टू साइन के बजाय वहाँ पर होता है एरो का साइन. तो एरो का साइन यही मतलब बैलेंस दिखाने के लिए होता है. लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों एलिमेंट्स का सेम होना चाहिए. इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म द न्यू सिंगल सब्सटेंस. तो ये पहला टाइप्स है जो केमिकल रिएक्शन का. हमने 5 टाइप्स बताया है, वैसे तो बहुत टाइप से केमिकल रिएक्शन होते हैं. उसमें से पहला टाइप्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस या 2 या 2 से अधिक मेटल कहेंगे या 2 या 2 से अधिक हम एलिमेंट्स कहेंगे, वो कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके नया सब्सटेंस जो बनता है इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसी का उल्टा दूसरे टाइप्स की रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर जो सिंगल सब्सटेंस जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं और नया 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस उसके छोटे पार्ट्स में मिलते हैं. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव 2 और मोर सब्सटेंस. तो ये दूसरा टाइप्स हो गया, ये बताया है. फिर रिएक्शन इन विच हीट इज़, ये टाइप्स नहीं है लेकिन कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर अगर हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, गर्म हो जाती है रिएक्शन, तो उसको समझिए. जो भी केमिकल रिएक्शन में गर्मी बाहर निकलती है, गर्म हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो इसी का उल्टा हो सकता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो सकता है, जो रिएक्शन अपने आप होती नहीं, उसको रिएक्ट होने के लिए कोई ना कोई रूप में एनर्जी उसको देना पड़ता है. हमने देखा है कहीं पर हीट भी दिया है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बना था, तो वो रिएक्शन हो गया एंडोथर्मिक, जिसको हीट देना पड़ा. तो ज़रूरी नहीं कि हीट ही एनर्जी हो, एनर्जी का दूसरा रूप भी हो सकता है. हमने सनलाइट में भी देखा है सिल्वर क्लोराइड. तो जिस इस तरह की जो रिएक्शन है, चाहे उसको हीट दे या लाइट दे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी यूज़ किया है. याद है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में यूज़ किया है?
जो वाटर होता है ना, पानी, वाटर, हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ किया है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जिसके अंदर एनर्जी का यूज़ होता है और उसी के बाद यही केमिकल रिएक्शन होती है, सो दैट केमिकल रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तीसरी टाइप्स की रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट्स, वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स बना है, कंपाउंड्स के अंदर से एक एलिमेंट्स वो दूसरे एलिमेंट्स को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, दैट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिपेंड अपॉन द reactivity of the displacing elements. So displacing elements must be more reactive than the elements present in the compounds. तो compounds के अंदर का जो एलिमेंट्स है वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए, और जो दूसरा एलिमेंट्स हम जिसके साथ में रिएक्ट करें वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो वो ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को हटा देता है। तो ऐसी बहुत सारी डिकम्पोज हमने ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके देखते हैं, और इससे हम कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है ना। तो इसमें से हमने एक सीरीज़ बनाई है, वो हम आगे जब मेटल और नॉन मेटल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कुछ मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, को कम रिएक्टिव है, और उसका क्रमवार हमने उसको लगाया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, तो या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो ये आगे के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही पता चला कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव, कौन सा कम रिएक्टिव है। फिर हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद में चौथी रिएक्शन देखे है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इन दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ द एटम्स आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड रहते हैं, दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के आयंस चेंज होते हैं, इसका आयंस दूसरे का आयंस पहले को ऐसे एक्सचेंज होता है बस। तो इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं, और आपको एक करने के लिए भी दिया हुआ है, पिछले टॉपिक्स में आपने किया होगा, क्योंकि सिंपल सिर्फ आयंस ही चेंज करना है। अब ये तो हो गया 4 टाइप की रिएक्शन। ये कोई भी रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ज़्यादातर होता क्या है कि जब आयन डिस्प्लेस होता है तो कुछ इनसोल्यूबल सब्सटेंस भी फॉर्म होता है। तो जब इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, उस इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हो सकती है, अन्य दूसरे रिएक्शन में भी हो सकता है। तो जिसके अंदर इनसोल्यूबल सब्सटेंस अगर फॉर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस द इनसोल्यूबल साल्ट। जो इनसोल्यूबल, अपने साल्ट तो मालूम है हमारा घर का साल्ट, वो लेकिन पानी के अंदर घुल जाता है, लेकिन कुछ जो साल्ट है वो पानी के अंदर नहीं घुलते, और वो पता चलता है जो कोई सब्सटेंस पानी के अंदर नहीं घुला तो आपको पता लग जाता है कि ये घुला नहीं है, ऐसा केमिकल रिएक्शन में बना है, तो समझ लीजिए ये प्रेसिपिटेट है। और इस रिएक्शन को, इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और लास्ट वाला टाइप्स जो बताया है रेडॉक्स, या उस रेडॉक्स ही शॉर्ट में बोलते हैं। रेडॉक्स में 2 शब्द जुड़े हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो इसको आसानी से पढ़ने के लिए हमने रेडॉक्स, इसको ये शब्द दिया है रेडॉक्स। तो ये किताब में भी रेडॉक्स है, तो इसको हम रेडॉक्स को याद रखना है। रेडॉक्स कहती है 2 रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो कभी कभी सिंगल भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, कभी कभी रिडक्शन भी हो सकता है, कभी कभी दोनों एक साथ हो सकता है। तो दोनों एक साथ होने वाला भी आपको एग्जाम्पल पिछले लेसन में, पिछले पीरियड में हमने किया हुआ है। तो रिएक्शन आल्सो
जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन कंबाइन होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है, या हाइड्रोजन ऐड होगा या ऑक्सीजन रिमूव होगा, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिएक्शन also involve the gain or loss of oxygen or hydrogen by substances. Oxidation is the gain of oxygen or loss of hydrogen. उसका अपोजिट रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपको बताया है ये टाइप्स पांचवा रिडॉक्स का। फिर है करोशन। अब ये करोशन क्या होता है, तो बहुत सारे मेटल्स होते हैं, बहुत सारे मेटल्स होते हैं और अलग अलग तरह के मेटल्स। हेलो, सॉरी, बहुत सारे अलग अलग तरह के मेटल होते हैं और ये मेटल इसके ऊपर हवा में रखने से कुछ अलग सी सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। आपने देखा भी होगा घर में कुछ साफ किया हुआ मेटल रहेगा, कुछ मेटल के बर्तन रहेंगे, धीरे धीरे वो मेटल के बर्तन जो है वो खराब हो जाते हैं और जंग लग जाता है। लोहे को भी आपने देखा होगा कि लोहे को जंग लग जाता है। तो या चांदी जो है काली पड़ जाती है, या कॉपर का बर्तन देखा होगा घर में, तो उसको अगर हम साफ करके रखो तो धीरे धीरे उसके ऊपर उसकी शाइनिंग ख़राब हो जाती है और उसके ऊपर रेडिश वो ब्लैकिश कलर होता है, या कभी कभी उसके ऊपर ग्रीनिश कलर फॉर्म हो जाता है कॉपर के ऊपर। तो ये मेटल का डैमेज होना केमिकल रिएक्शन हवा के अंदर रहने से, इसी को हम बोलते हैं करोशन। सो करोशन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज़, कार की बॉडीज़ जो है डैमेज हो जाती है। ब्रिजेस, पुल होते हैं उसको डैमेज कर लेते हैं। आयरन रेलिंग्स होती है, घर के अंदर हम रेलिंग्स लगाते हैं, वो भी ख़राब हो जाती है आयरन की। शिप्स अगर हम आयरन का बनाते तो शिप भी सड़ जाएगा पानी के अंदर। एंड टू ऑल द ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ द मेटल्स, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो मेटल का बना होगा उसको ये जो करोशन है ख़राब कर देता है। इस स्पेशली ऑफ दोज ऑफ आयरन, मतलब जो ज़्यादातर लोहे की चीज़ें हैं, हम ज़्यादातर तो लोहे की चीज़ बनाते हैं क्योंकि लोहा ही सस्ता पड़ता है और लोहे की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, लेकिन लोहे के ऊपर ये जंग चढ़ जाता है, करोशन हो जाता है। करोशन ऑफ आयरन इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम। तो ये सीरियस प्रॉब्लम होता है क्योंकि अगर मान लो शिप जंग लग गया और उसको डैमेज हो गया, पानी के अंदर डूब जाएगा, या आयरन ब्रिज है ना, ये अगर जंग लग गया और टूट गया, और वैसे भी आयरन की चीज़ें अगर उसको जंग लग गया तो वो तो इस एक तरह का लॉस ही है। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ द मनी स्पेंड टू रिप्लेस द डैमेज आयरन। तो हर साल जो जो भी चीज़ आयरन की बनी है उसको ख़राब होने पर हम रिमूव कर देते हैं। हमारे हॉस्टल के अंदर जो टॉयलेट के बाथरूम के दरवाजे भी लोहे के जब लगे होते हैं ख़राब हो जाते हैं तो उसको फिर रिप्लेस करना पड़ता है, तो इसके ऊपर बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो ये करोशन के बारे में हम थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये था आज का टॉपिक हमारा केमिकल रिएक्शन। तो करोशन भी ये भी केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी होता क्या है, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर हमने घर में कोई तेल की चीज़ अगर तल के रखी हुई है और उसको 2-3 दिन के बाद में खाते हैं, भले वो ड्राई हो लेकिन तेल के
अंदर कोई फूड बना हुआ है और हम 2-3 दिन के बाद में खाते हैं तो उसकी टेस्ट जो है बदल जाती है। तो टेस्ट भी बदल जाती है, उसकी फूड वैल्यू बदल जाती है, उसमें से स्मेल आता है, बदबू आती है, फॉल। तो ये क्यों होता है ऐसा? तो हवा के अंदर रहने से ये जो ऑयल है, ऑयल की हवा के अंदर रिएक्शन होती है। तो हवा के अंदर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होती है और ऑक्सीडेशन होता है। आपने कभी कभी देखा भी होगा कि पोटैटो है, पोटैटो को थोड़ा काट के रख दो तो थोड़ी देर के बाद में पोटैटो काला पड़ता है। इवन कोई फ्रूट या एप्पल, इसको काट के रखो हवा के अंदर तो वो काला पड़ता है। तो कोई भी चीज़ अगर हवा में रहे तो वैसे ही ये ऑयल जो है हवा के अंदर रहने से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होता है और उसको ऑक्सीडेशन होता है, और जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है, उसके स्मेल। तो ऐसा जो ख़राब होना उसको बोलते हैं रैंसिड होना। तो ऑयली चीज़, ऑयली फूड जो है उसका ख़राब होना उसी को बोलते हैं रैंसिड होना, और इस रिएक्शन को ही हम बोलते हैं रैंसिडिटी। तो ये रैंसिडिटी भी ऑक्सीडेशन ही रिएक्शन है, ऑयल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, दे बिकम rancid and their smell and taste change. Usually substance which prevent oxidation, जिसको जो ऑक्सीडेशन बचाता है उसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, आर एडेड टू फूड्स। तो फूड्स को हम फूड्स के अंदर हम ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए उसका एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर ऐड करते हैं। फूड कंटेनिंग द फैट्स एंड ऑयल, कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेन हेल्प टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। तो ऐसा एंटीऑक्सीडेंट भरने से, फूड के अंदर ऐड करने से उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाती है। Do you know that chips manufacturers usually flush bag of the chips with gas such as the nitrogen to prevent the chips from the getting oxidized? तो आप बाज़ार में जाते हैं और पोटैटो चिप्स खरीदते हैं, अंकल चिप्स खरीदते हैं, तो वो जो पोटैटो चिप्स की जो ब्रांडेड अच्छी मैन्युफैक्चरर है तो उसकी बैग आपने देखा होगा, वो बैग फुली रहती है, उसके अंदर हवा भरी रहती है। तो आपको लगता है कि देखो चिप्स इसके अंदर बहुत कम है और कंपनी वाले ने हवा भर के दिया है कितना सारा, और बैग बड़ी दिखती है। तो वैसा नहीं है, उसके अंदर जो हवा होती है वो हवा नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस होती है, और नाइट्रोजन गैस से एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। एक्चुअली नाइट्रोजन गैस जो है वो इनर्ट गैस है, मतलब वो किसी के भी साथ में रिएक्ट नहीं होती है। तो किसी के भी साथ रिएक्ट न होने वाली गैस से घिरा हुआ अगर वो चिप्स रहेगा पैकेट के अंदर, तो वो चिप्स के अंदर जो ऑयल है उसके साथ में नाइट्रोजन की रिएक्शन नहीं होगी और दूसरे हवा के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में वो कट ऑफ रहेगा, और जिसकी वजह से वो जो फूड है बना का बना रहेगा और वो रैंसिड को होने से बचाएगा, तो वो फूड अच्छा होगा। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन गैस नहीं रखेंगे तो हवा के साथ में जो फूड है उसकी रिएक्शन हो जाएगी, उसका टेस्ट बदल जाएगा, रैंसिड हो जाएगा, रैंसिडिटी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और फूड का टेस्ट भी बदल जाएगा, स्मेल भी बदल जाएगा, और उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बदल जाएगा। तो उसको बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस होती है पैकेट के अंदर, याद रखना, वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है ऑयली फूड को बचाने के लिए। तो जहाँ तक कि हमारा टॉपिक पूरा ख़त्म हो चुका है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। अभी आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दी जा रही है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो देखिए ये फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन कैसी है। HNO3 मतलब ये है नाइट्रिक एसिड, और CaOH/2 ऐसे पढ़ते हैं उसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन फिर से आपको आएगी आगे में, तो इसलिए बेहतर है कि इसके ऊपर कोशिश करना है और इसको याद भी रखना है, क्योंकि आगे भी ये रिएक्शन आपके पढ़ने में आएगी।
तो दोनों की रिएक्शन होने के बाद में बना है कैल्शियम नाइट्रेट और पानी बना है। दूसरी रिएक्शन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों की रिएक्शन होकर क्या बनता है, तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट और पानी बनता है। तीसरी केमिकल रिएक्शन देखिए, NaCl प्लस AgNO3। NaCl क्या है, ये नमक है, साल्ट है, कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड जो हम हमारे फूड में डालते हैं, यही नमक है। और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, दोनों की रिएक्शन होती है तो सिल्वर क्लोराइड बनता है प्लस सोडियम नाइट्रेट बनता है। इसके बाद में चौथी रिएक्शन दिया है बेरियम क्लोराइड और H2SO4 ऊपर लिखा है वैसे ही, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, तो दोनों की रिएक्शन होकर बनता है बेरियम सल्फेट। SO4 को सल्फेट पढ़ते हमेशा याद रखना, बेरियम सल्फेट, और HCl बन जाता है। तो ये चार केमिकल रिएक्शन तो फिर आपको आगे में आती भी रहेगी, तो फिलहाल इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। बैलेंस करने की तरीका बताया है कि पहले इसके ऊपर बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स जो है उसके नंबर काउंट करना है, कौन सा एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा दिखाया वहाँ से वो ट्राई करना है और बैलेंस करना है। अभी ये जो रिएक्शन है इसको हमको लिखना भी है, थोड़ा सा कोशिश करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो दिया ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहचानिए कौन सा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड्स इसका फार्मूला याद कीजिए, और दोनों की रिएक्शन देखो, दोनों की रिएक्शन में बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये जो है इनसोल्यूबल है, प्रेसिपिटेशन होता है, और वाटर है। ये रिएक्शन फिर से आपको आएगी, तो आएगी इसलिए वेट नहीं करना है, इसको कोशिश करना है कि ये अभी आ जाए आपको फार्मूला। फिर जिंक ये मेटल होता है और सिल्वर नाइट्रेट ये साल्ट है, दोनों की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे जिंक नाइट्रेट बन गया और सिल्वर हो गया, तो सिल्वर को बाहर कर दिया जिंक ने, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, ये वर्ड्स फॉर्म में है, इसको आप केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। एल्यूमिनियम मेटल है और कॉपर क्लोराइड ये साल्ट है, दोनों की रिएक्शन होती है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो ये एक रिएक्शन, इसको भी आपने लिखना है। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, तो दोनों की रिएक्शन होकर बनता है बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। तो ये आपने केमिकल रिएक्शन, इसके सिंबॉलिक जो केमिकल फार्मूला है और बैलेंस करके इसको लिखना है। थैंक यू। तो होप यू हैव अ गुड डे।